अस्सलाम वालेकुम सामीन। जावेद चौधरी का कालम, ए परवरदिगार तूने मुझे पल्फाइनी क्यों नहीं बनाया। एंग्लो दिलाक्रूज पल्फाइन का ट्रक ड्राइवर था। एंग्लो की कंपनी इराक में काम कर रही थी। जुलाई 2004 के आखिर में इराक के एक जंग जो ग्रुप ने एंग्लो को अगवा कर लिया, ये खबर पल्फाइन पहुंची तो पल्फाइन हुकूमत ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। पल्फाइन का नायब वज़ीर ख़ारिजा सिफारतकारों के एक दस्ते के साथ बगदाद पहुंच गया। टेलीविज़न चैनलों ने एंग्लो के अगवा पर लाइव प्रोग्राम शुरू किए। जंग जो ग्रुप का पहला मुतालिबा था, पल्फाइन इराक से अपनी फ़ौज वापस बुलाए। पल्फाइन की सदर ग्लोरिया आरियो ने इसी वक्त अपनी फ़ौज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी और दूसरे इत्तेहादियों ने ग्लोरिया के इस इक़दाम पर शदीद एहतजाज किया। ग्लोरिया ने बुश को जवाब दिया, हमें पल्फाइन का मफाद पूरी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है। ग्लोरिया के हुक्म के बाद पल्फाइन फ़ौज के 73 जवानों ने 72 घंटों के अंदर इराक छोड़ दिया। अगवाकारों ने दूसरा मुतालिबा किया, आज के बाद पल्फाइन का कोई बाशिंदा इराक में काम नहीं करेगा। पल्फाइन हुकूमत ने फ़ौरन सर तस्लीम खम कर दिया। अगवाकारों ने एंग्लो दिलाक्रूज को रिहा कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारिजा और इसकी टीम एंग्लो को लेकर पल्फाइन वापस पहुंची तो 10 लाख लोग इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। पल्फाइनी मीडिया के मुताबिक ये पल्फाइन की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। पूरे मुल्क में वेलकम होम एंग्लो के बैनर्स लगे थे। मुल्क में कौमी तातील थी, लोग ढोल बजाकर खुशी मना रहे थे। एक तरफ तो ये आलम था, दूसरी तरफ अमेरिका पल्फाइन से खफा था। अमेरिकी सफ़ीर नए हिदायत के लिए वापस वाशिंगटन जा चुका था। पल्फाइन में मौजूद अमेरिकी इदारों और कंपनियों ने काम रोक दिया था, लेकिन पल्फाइनी हुकूमत मुतमईन थी। हुकूमत का कहना था पल्फाइन को अमेरिका नहीं बल्कि वो 70 लाख तारिकीन वतन चला रहे हैं जो एंग्लो दे की तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं और ज़र्रे मुबादिला कमा कर अपने मुल्क भिजवाते हैं। पल्फाइन का कहना था एंग्लो एक फ़र्द नहीं था, वह 70 लाख तारिकीन वतन पल्फाइनियों का नुमाइंदा था। अगर हम एंग्लो को फरामोश कर देते तो ये 70 लाख तारिकीन वतन पल्फाइन को भुला देते। हमने एंग्लो को बचाकर उन लोगों का ये एतमाद बढ़ाया कि आपकी हुकूमत, आपकी कौम आपके साथ है। लिहाजा अब 31 जुलाई 2004 के बाद पल्फाइन का हर शहरी दुनिया के हर मुल्क में सीना तान कर चलेगा। ये सोच रही रद्द-ए-अमल सिर्फ पल्फाइन तक महदूद नहीं। इस वक्त इराक के जंगजू ने 22 ममालिक के 60 बाशिंदे अगवा कर रखे हैं। इन तमाम ममालिक में इमरजेंसी की सूरत हाल है, मामूल के काम बंद हैं। पूरे कौम अपने बाशिंदों की वापसी के लिए पल्फाइन की तरह हाथ पांव मार रही है। ब्लैक फ्लैग नामी इराकी तंजीम ने पिछले दिनों 7 गैर मुल्की अगवा किए। इनमें 3 भारतीय, 3 केनियाई और 1 मिस्री बाशिंदा शामिल था। तंजीम ने ऐलान किया, हम 72 घंटों में एक बाशिंदे का सर कलम कर देंगे। तीनों ममालिक फ़ौरन मुज़ाकरात में कूद पड़े। मिस्र ने इस वक्त ऐलान कर दिया, हम इराक में फ़ौज नहीं भेजेंगे। भारत ने अमान में मौजूद अपने सफ़ीर को बगदाद भेज दिया। सफ़ीर ने वहाँ पहुँचते ही इराक के एक कबायली सरदार शेख हसन अल-दुल्हामी से रब्ता किया। सरदार ने अगवाकारों को डेडलाइन बढ़ाने पर रजामंद कर लिया। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बन गया जिसने भारतीय बाशिंदों को इराक से निकल आने की दरख्वास्त कर दी। भारतीय हुकूमत ने पूरी कौम से अपील की भारत में मौजूद मुसलमानों को तकलीफ न दी जाए क्योंकि इसके रद्द-ए-अमल में बगदाद में उनके भाइयों को नुकसान पहुंच सकता है। भारतीय हुकूमत मगलियों के मामले में न सिर्फ मिस्र, केनिया, इराक और अमेरिका की हुकूमतों से राब्ते में है बल्कि वो KGL नामी इस कंपनी पर भी मुसलसल दबाव डाल रही है जिसमें भारत के ये तीनों बाशिंदे काम करते थे। इटली के साथ भी यही हुआ। उसके 3 बाशिंदों में से 1 कत्ल कर दिया गया जबकि बाकी 2 की वापसी के लिए इतालवी हुकूमत ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। इन 2 बाशिंदों के लिए इटली ने अपने दफ्तर ख़ारिजा, फ़ौज, अमेरिका और गैर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। यह है दुनिया का रद्द-ए-अमल। इसके बरक्स हमारे 2 बाशिंदे राजा आज़ाद और साजिद नईम अगवा हुए, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया, मुझे ये सोच कर अपने पाकिस्तानी होने पर शर्म आती है। अगवाकार सिर्फ इतना चाहते थे हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान कर दे हम अपनी फ़ौज इराक नहीं भेजेंगे, वो हमारी दोनों बाशिंदे रिहा कर देंगे, लेकिन इसके जवाब में हम ऐलान करते रहे हमने अभी फ़ौज भिजवाने का फ़ैसला नहीं किया। क्या ये अगवाकारों के मुतालबे का सही जवाब था? क्या हमारा ये बयान सफारतकारी के मयार पर पूरा उतरता है? अफसोस, सद अफसोस।
ہمارے 2 باشندے عراق میں ذبح ہو رہے تھے اور ہماری پوری حکومت اٹک میں مستقبل کے وزیر اعظم جناب شوکت عزیز کے جلسوں کی کرسیاں سیدھی کر رہی تھی۔ ایک اور ستم ظریفی ملاحظہ کیجیے، جب تک راجہ آزاد اور ساجد نعیم زندہ رہے ہماری حکومت یہ کہتی رہی ہم نے ابھی فوج بھجوانے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن جب ان معصوم لوگوں کی آنکھیں کا پانی ختم ہو گیا تو ہماری حکومت نے اعلان فرما دیا ہم اپنی فوج عراق نہیں بھجوائیں گے۔ واہ، آپ ذرا ایفیشنسی تو ملاحظہ کیجئے، آپ قوت فیصلہ تو دیکھیے۔ کل میرا ایک دوست اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا تھا، اے میرے پروردگار تم نے مجھے پلفائنی کیوں نہیں بنایا؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ آنسو پونچھ کر بولا، دیکھو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، لیکن اس نعرے کو ثابت پلفائن کی حکومت نے کیا۔ میں خاموش رہا۔ میرا دوست اسی دکھی لہجے میں بولا، یا تو تم مجھے اس پاکستان تک لے جاؤ جو واقعی سب سے پہلے ہے، یا پھر اس نے آنکھوں پر رومال رکھ لیا، یا پھر مجھے اللہ سے یہ شکوہ کرنے دو، اے میرے پروردگار تم نے مجھے پلفائنی کیوں نہیں بنایا؟